स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। ठीक है, उसमें हमने लास्ट में देखा था नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कि कार्बन कंपाउंड्स के हम नाम कैसे लिख सकते हैं। उसके मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी लिखवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे उसका नाम लिखते हैं, और अगर नाम दिया हो तो उसके ऊपर से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। पर पहले जो थियोरिटिकल पोर्शन है चैप्टर का वो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वो फिर से मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो एक ही टॉपिक बाकी था हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, बीच का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो निकल चुका है। ठीक है, इथेनोइक एसिड वाला जो है वो भी हमारा सिलेबस में से कैंसल है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो सब कुछ सिलेबस में से कैंसल है। अब सिर्फ बाकी है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम जब मैले कपड़े या तो कुछ भी उसपे दाग लग गया हो तो उसे हम सोप्स या तो डिटर्जेंट से वॉश करते हैं, तो वो कैसे उसमें से मेल या तो जो भी ऑयल या तो ग्रीस या तो वॉट एवर द थिंग कपड़ों पे जो भी लगा है वो कैसे उसे रिमूव करता है, ये प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। मतलब कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वर्क कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है कि टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में हमें 10 ml वाटर लेना है। ठीक है, नाउ एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज ए एंड बी, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक एक ड्रॉप ऑयल डालना है और एक को ए नाम देना है, दूसरे को बी नाम देना है टेस्ट ट्यूब को। नाउ टू टेस्ट ट्यूब बी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन। ठीक है, अब एक थोड़ा सा सोप का सॉल्यूशन बना लो, मतलब कि सोप को पानी में ऐसे हम घिसेंगे तो सोप का सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। ठीक है, वो सॉल्यूशन थोड़ा उसमें डालना है। टू टेस्ट ट्यूब बी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरी टेस्ट ट्यूब जो बी थी उसमें हमने सोप के सॉल्यूशन के थोड़े ड्रॉप्स डाले, टेस्ट ट्यूब ए को हमने एज इट इज रखा है। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब को हमें एक साथ एक सेम टाइम के लिए दोनों को विगरसली शेक करना है, दोनों को हिलाना है। ठीक है, सेम टाइम के लिए। नाउ कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देम। ठीक है, अब दोनों को एक साथ सेम टाइम के लिए शेक करना था, अब आपने शेकिंग स्टॉप कर दिया तो आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर और ऑयल का अलग अलग लेयर दिखेगा। देखो, टेस्ट ट्यूब ए में हमने सिर्फ वाटर लिया था और उसमें एक ड्रॉप ऑयल डाला था, उसमें और कुछ नहीं डाला है। ठीक है, तो हमें पता है कि वाटर के ऊपर ऑयल क्या करता है, तैरता है। ठीक है, तो वो ऊपर हमें मिलेगा। अब टेस्ट ट्यूब बी में हमने वाटर ऑयल के साथ सोप सॉल्यूशन के भी 2-3 ड्रॉप्स डाले थे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो वो ऑयल था ना पूरा, वो सोप के साथ मिक्स होके वाटर से अलग हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब ए में हमने सिर्फ वाटर एंड ऑयल डाला था, तो वो ऑयल है वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देगा। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब बी में हमने सोप का सॉल्यूशन डाला था, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो ऑयल था वो सोप के सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ leave the test tubes undisturbed for some time and observe. Does the oil layer separate out? In which test tube does this happen first? कौन से दोनों को हिला के रखा आपने, पहले आपको अलग अलग नहीं मिला। ठीक है, उसे हिलाए बिना थोड़े टाइम के लिए रखोगे तो उसमें से क्या होगा, वाटर एंड ऑयल दोनों के लेयर सेपरेट हो जाएंगे। तो फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि ऑयल और वाटर के लेयर जो सेपरेट होते हैं, कौन सी टेस्ट ट्यूब में ये लेयर सेपरेट जल्दी हुए और कौन सी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा टाइम लगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने सोप डाला था ना, वहां पे ऑयल जल्दी से सेपरेट हो रहा है। देखो, पहले हमने टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर लिया था, उसमें हमने 1 ड्रॉप ऑयल डाला, फिर उसे एकदम से हिला दिया, मतलब कि थोड़ा बहुत तो ऑयल एंड वाटर मिक्स होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, अब दूसरी टेस्ट ट्यूब बी थी, उसमें हमने साथ में सोप के सॉल्यूशन के भी फ्यू ड्रॉप्स डाले थे। ठीक है, तो वहां पे भी क्या था, टेस्ट ट्यूब हमने दोनों सेम टाइम के लिए हमने विगरसली शेक की थी। ठीक है, फिर उसे शेक करने के स्टॉप करोगे तो डायरेक्टली ऑयल एंड वाटर सेपरेट नहीं होगा, दोनों को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ना पड़ेगा, तब उसमें से ऑयल एंड वाटर है वो दोनों अलग अलग लेयर में आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब बी थी
कि जिसमें हमने सोप का सॉल्यूशन डाला था वहां पे ऑयल का लेयर है वो वाटर से जल्दी से सेपरेट हो रहा है, और टेस्ट ट्यूब ए कि जिसमें हमने सिर्फ ऑयल एंड वाटर लिया था, सोप सॉल्यूशन नहीं डाला था, उसमें ऑयल का लेयर सेपरेट मतलब ऊपर ऑयल आने में थोड़ी देर लगती है, जबकि टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने सोप का सॉल्यूशन डाला था वहां पे ऑयल का लेयर जल्दी से सेपरेट हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि सोप है वो क्लीनिंग एक्शन अपनी कैसे करता है। सोप लगाओगे तो ऑयल जल्दी से रिमूव हो जाएगा, जैसे वाटर में से ऑयल का लेयर सोप की वजह से जल्दी से सेपरेट हुआ था, वैसे कपड़ों पे भी अगर ऑयल लगा है वहां पे आप सोप या तो डिटर्जेंट डालोगे तो वो अपने साथ ऑयल को लेके चला जाएगा, जल्दी से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो मोस्टली डर्ट होती है वो थोड़ी क्या होती है, ऑयली होती है। ठीक है, और हमें पता है कि ऑयल है वो वाटर के साथ तो डिजोल्व नहीं होता, तो अगर कपड़ों को हम सिर्फ वाटर से वॉश करेंगे तो ऑयल है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, तो वहां से कपड़ों में से वो रिमूव होके वाटर के साथ जाएगा नहीं, कपड़ों में ही चिपका रहेगा, क्योंकि वाटर अपने साथ ऑयल को डिजोल्व अपने में नहीं करता, इसलिए वो अपने साथ कपड़ों में से रिमूव भी नहीं कर पाएगा, तो ऑयल वहां पे ऐसे ही रह जाएगा अगर हम सोप या डिटर्जेंट का यूज ना करें तो। ठीक है, सिर्फ हम वाटर वॉश करें तो ऐसा होगा। नाउ द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, हमने आगे कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, COOH देखा था हमने, एक फंक्शनल ग्रुप देखा था ऐसा, C डबल बॉन्ड O एंड OH, इसे हम क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं ना वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन कार्बन सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, लॉन्ग चेन सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट मतलब कि यहाँ पे H की जगह पे या तो सोडियम Na या तो पोटेशियम के आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे जो H होता है ना, ठीक है, वो H को रिमूव करके यहाँ पे जो Na आ गया तो ये सोडियम सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे अगर ये K पोटेशियम आ गया तो वो पोटेशियम का सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे आपकी कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, मतलब कि CH3 CH2 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 के साथ ये लॉन्ग चेन ऐसे बनाएगा। ठीक है, दैट मीन्स की सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में? ठीक है, इसके साथ बहुत सारे CH2 आगे जुड़े होंगे, एक लंबी कार्बन की चेन। ठीक है, कितने कार्बन ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, बट लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, तो ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या है, सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट है। क्लियर? ठीक है, now the ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil। ठीक है, ये जो यहाँ पे पोटेशियम या तो सोडियम, मानो कि हम यहाँ पे सोडियम लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे जो ज्वाइन होता है ना वो थोड़ा बहुत अपने आप में पॉजिटिव चार्ज रखता है, मतलब कि यहाँ आपको हल्का सा नेगेटिव मिलेगा, यहाँ हल्का सा पॉजिटिव मिलेगा। O के ऊपर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव मिलेगा और सोडियम के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव मिलेगा। ये जो सोडियम का पॉजिटिव होता है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। देखो दिया है यहाँ पे, द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विथ वाटर व्हाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विथ ऑयल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखो अच्छे से समझा दी, यहाँ पे ये C यहाँ पे H2 H3 वो वगैरह आप समझ लेना, मैं सिर्फ कार्बन कार्बन लिख रही हूँ, यहाँ पे सब भी यहाँ पे H2 होगा। ठीक है, तो ये C ऐसे कार्बन की लंबी चेन होगी। ठीक, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे H की जगह पे क्या होगा, मानो कि सोडियम पोटेशियम भी हो सकता है, दोनों रिएक्शन तो सेम ही करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनर नेगेटिव होगा, सोडियम के ऊपर माइनर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतने ही कार्बन हो वैसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और लॉन्ग चेन भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव सोडियम है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और बाकी का ये जो लॉन्ग चेन बचता है, बाकी का ये ऑक्सीजन को मिला है,
बाकी का ये जो लॉन्ग चेन बनता है ना वो ऑयल के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? ऑयल के साथ। ये जो पॉजिटिव होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बाकी का जो लॉन्ग चेन नेगेटिव पोर्शन बचा वो किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑयल के साथ। तो ये पूरा भाग ऑयल के साथ चिपक जाएगा, ये है वाटर के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, ये ऑयल के साथ चिपकेगा, ये वाटर के साथ चिपकेगा, पर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दैट मीन्स कि वाटर एंड ऑयल के बीच में ये मीडियम का काम करता है। आया समझ में? ये अपने आप के साथ को ऑयल के साथ जोड़ देगा, ये अपने आप को वाटर के साथ जोड़ देगा, बट दोनों एक दूसरे से यहाँ से सेपरेट नहीं होंगे। मतलब कि वाटर और ऑयल के बीच में ये एक मीडियम जैसा काम करता है। अब आप जब इसे ज्यादा वाटर के साथ वॉश करोगे तो वाटर जब बाहर निकलेगा तब ये वाटर इस पूरी चीज को खींच के अपने साथ बाहर ले जाएगा और इसके साथ साथ ऑयल भी खींच के बाहर निकल आएगा। अब आया समझ में कि सोप या तो डिटर्जेंट कैसे क्लीन करता है। ठीक है, सोप या डिटर्जेंट में जो पॉजिटिव एंड होता है वो वाटर के साथ ज्वाइन हो जाता है और जो नेगेटिव लॉन्ग चेन होती है वो ऑयल के साथ ज्वाइन हो जाती है, बट दोनों यहाँ से एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। दैट मीन्स कि ऑयल और वाटर की जो एक दूसरे में, ऑयल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता था, ऑयल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता था, बट यहाँ पे उसे डिसॉल्व करने के लिए सोप या डिटर्जेंट एक मीडियम, ऑयल और वाटर को एक दूसरे के साथ बांधने के लिए सोप या डिटर्जेंट एक दूसरे के साथ एक मीडियम जैसा काम करते हैं। ठीक है, इसलिए जब ज्यादा वाटर के साथ आप कपड़ों को रिंस करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर जब जाएगा तो अपने साथ सोप को या डिटर्जेंट को लेके जाएगा और उसके साथ ऑयल कनेक्ट होगा, वो भी उसके साथ बाहर निकल जाएगा। अब आया समझ में? ठीक है, नाउ देखो, द सोप मोलिक्यूल्स thus form structures called micelles, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसे क्या बोलते हैं? मिसेल्स बोलते हैं। कि पॉजिटिव एंड वाटर के साथ, नेगेटिव एंड ऑयल के साथ ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना इसे बोलते हैं मिसेल्स। ठीक है, द सोप मिसेल्स where one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside. ठीक है, एक एंड है वो ऑयल के साथ होगा जबकि आयोनिक एंड है वो वाटर के साथ आउटसाइड होगा। ठीक है, वो कैसे आउटसाइड होगा वो अभी ये जो येलो बॉक्स है ना उसमें हम समझेंगे। ठीक है, नाउ दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर। ठीक है, इमल्सन मतलब कि वाटर के साथ ऑयल का एकदम मिक्स हो जाए ना तो उसे इमल्सन बोलते हैं, पर वाटर ऑयल के साथ मिक्स नहीं हो सकता, बट सोप की वजह से दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? इमल्सन बोलेंगे। ठीक है, नाउ दिस फॉर्म एन इमल्सन इन वाटर। द सोप मिसेल thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. ठीक है, can you draw the structure of the micelle that would be formed in if you dissolve soap in a hydrocarbon? देखो मिसेल कैसे फॉर्म होता है वो यहाँ पे, वो मिसेल की यहाँ पे क्या है, फिगर दी है। ठीक है, बीच में क्या है देखो, ऑयल ड्रॉपलेट, मतलब कि कपड़ों पे जो मेल वगैरह ऑयली जो डर्ट लगी है वो। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑयल के साथ क्या जुड़ा होगा, ऑयल ड्रॉपलेट, उसके साथ नेगेटिव पार्ट जुड़ा होगा, और ये जो पिंक कलर के बॉल्स जैसा आपको ऊपर दिख रहा है वो पॉजिटिव एंड होगा, वो किसके साथ जुड़ा होगा, वाटर के साथ। ठीक है, और ऑयल के साथ नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव जो सोडियम था दिखा है यहाँ पे दिख रहा है Na+, वो किसके साथ जुड़ा होगा, वाटर के साथ। और बीच में ये जो आपको जिगजैग लाइन दिखाई है वो ये दिखा रहे हैं कि कार्बन की लॉन्ग चेन है। जिगजैग लाइन जो आपको दिख रही है ना ये सारी, ठीक है, ये बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सबका नेगेटिव यहाँ पे ऑयल के साथ जुड़ गया। ठीक है, फिर ये जो बीच में जिगजैग लाइन है दैट इज ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन दिखा रहे हैं, सबको लिखा नहीं है, सिर्फ जिगजैग से शो किया। ठीक है, और ये जो ऊपर पिंक कलर के छोटे छोटे राउंड दिख रहे हैं वो है Na+। ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठीक है, और वो कहाँ जुड़े होंगे, वाटर के साथ। जब वाटर ज्यादा आएगा तो खींच के इसे ले जाएगा तो जुड़े हुए ऑयल का ड्रॉप भी साथ में निकल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नाउ मिसेल्स। सोप्स आर मोलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज। दोनों एंड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग होगी। एक होगा पॉजिटिव कि जो वाटर के साथ ज्वाइन होगा, दूसरा होगा नेगेटिव जो ऑयल के साथ ज्वाइन होगा। वन इज हाइड्रोफिलिक दैट इज इट इंटरेक्ट्स विथ वाटर, व्हाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक दैट इज इट इंटरेक्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो वाटर के साथ जुड़ता है ना उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब कि फील करना, ठीक है, कि जो वाटर के साथ जुड़ सकता है वो एंड है हाइड्रोफिलिक, और जो ऑयल के साथ, ऑयल एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही है, ऑयल क्या है, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही है, तो जो इन हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऑयल के साथ जुड़ सकता है वो हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब कि दूर होना, वाटर से दूर होना, ये वाटर के नजदीक तो हाइड्रोफिलिक, ये वाटर से दूर तो हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap, ये लंबी चेन होती है ना, इसलिए उसे पुछड़ी की टेल बोला जाता है, क्योंकि ये लंबी चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, टेल, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप विल नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर, ये पूरा जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। एंड द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर विद द आयोनिक एंड इन वाटर एंड द हाइड्रोकार्बन टेल प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वाटर। ये लॉन्ग चेन है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा कि इस पार्ट से सिर्फ वाटर के साथ जुड़ेगा, दूसरा पार्ट वाटरफोबिक है तो वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो वाटर से दूर जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, बाहर की ओर रहता है, ठीक है, प्रोट्रूडिंग आउटसाइड बाहर की ओर रहेगा, जो ऑयल के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। Now, inside water, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. हाइड्रोफोबिक है इसीलिए ये जो ऑयल का पोर्शन है वो वाटर से बाहर रहता है। Thus, clusters of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. ठीक है, क्लस्टर मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ के ये पूरी जो ये कंस्ट्रक्शन बनाते हैं उसे क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ मिसेल। सोप इन द फॉर्म ऑफ अ मिसेल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल। ऑयली डर्ट कहाँ होगा, मिसेल के सेंटर में कलेक्ट होगा, ठीक है, center of the micelle. The micelles stay in solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion. ठीक है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सारे नेगेटिव होंगे, तो रिपल्सन होगा, इसीलिए वो क्या करेगा, एक प्रेसिपिटेट जैसा नहीं बनाएगा और सोप में वाटर के साथ वो धुल के दूर हो जाएगा, ठीक है। Thus the dirt suspended in the micelles is also easily rinsed away. ठीक है, द सोप मिसेल्स आर लार्ज इनफ टू स्केटर लाइट, हेंस सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। ठीक है, वो लाइट को क्या करते हैं, स्केटर करते हैं, इसीलिए सोप का सॉल्यूशन आपको क्लाउडी का मतलब क्या होता है, थोड़ा व्हाइट कलर का मिलेगा। सोप का सॉल्यूशन बनाओगे तो कैसा बनता है, व्हाइट कलर का बनता है ना, ठीक है ना। ये जो आपको यहाँ पे दिखाया है ये सरफेस है जिसपे ये ऑयल लगा है, डार्क है वो ऑयल, ठीक है। जब उस पे सोप पे आएंगे, सोप के पार्टिकल्स जब उसे सोप के मॉलिक्यूल्स जब उसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ये जो मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं ना, उसमें जो बिना कलर का पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक और जो डार्क कलर का पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। देखो यहाँ पे लिखा है एरो करके, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल के साथ कनेक्ट होगा और हाइड्रोफिलिक है वो ऊपर की तरफ पानी की तरफ रहेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे जोइन हुए, ठीक है। जब आप रिंस करोगे तो वो सब कुछ पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो सरफेस से देखो यहाँ पे ऑयल रिमूव हो गया, दिखा, ठीक है। तो ये जो फोम होता है उसे क्या बोलेंगे, मिसेल बोलेंगे, ठीक है ना। Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and an insoluble substance that is cum remains after washing with water? This is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salts which cause the hardness of water. कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई कपड़े धोता है या तो आप नहाते हो तब आपने देखा होगा कि वाटर के फोम क्रिएट नहीं होते, मतलब कि फीण ना बढ़े और आपने देखा होगा कि स्कम मतलब कि व्हाइट कलर का डर्ट जैसा आपको दिखता है वहां पे, ठीक है। फोम क्रिएट नहीं होते, ठीक है। वो क्या होता है, वाटर की हार्डनेस की वजह से। वाटर की हार्डनेस मतलब कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे। वाटर में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, इसकी वजह से वाटर हार्ड बनता है। तो सोप है ना, वो ऑयल या डर्ट के साथ रिएक्शन करने की वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, जिसकी वजह से फोम मतलब कि फीणा नहीं बढ़ता,
बराबर, जिसकी वजह से फोम क्रिएट नहीं होता और कपड़े साफ नहीं होते। ये किसकी वजह से होता है? हार्ड वाटर की वजह से। क्लियर? Now, hence you need to use a larger amount of soap। तो इसीलिए आपको ज्यादा सोप लेना पड़ेगा। पहले पानी में से सोप से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकलेगा, उसके बाद वो ऑयल के साथ, डर्ट के साथ रिएक्शन करके उसे रिमूव करेगा। तो आपको ज्यादा सोप चाहिए होगा। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड डिटर्जेंट्स एज क्लींजिंग एजेंट्स। ठीक है, इसीलिए सोप की जगह पे डिटर्जेंट यूज करो हार्ड वाटर में, तो वो इजी रहेगा। ठीक है, डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस एटसेट्रा। ठीक है, ये सोप था जिसमें सोडियम या तो पोटेशियम के यहाँ पे जुड़े होंगे। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जबकि डिटर्जेंट से वो सल्फोनिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होते। क्या होते हैं वो? सल्फोनिक एसिड होते हैं, जिसके साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, सोडियम सॉल्ट के साथ या तो सल्फोनिक एसिड होंगे या तो फिर क्लोराइड या तो ब्रोमाइड आयन के साथ एमोनियम एसिड होंगे। ठीक है, सॉल्ट होंगे, सॉरी। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, उसमें भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इसकी तरह, सोप की तरह ही होती है। The charged end of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in hard water। ठीक है, चार्ज फॉर्म मतलब कि यहाँ पे उसमें जो पॉजिटिव आयन होगा वो वाटर की हार्डनेस, मतलब कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के थे उनके साथ रिएक्शन नहीं करता, वो डायरेक्टली वाटर के साथ और ऑयल के साथ रिएक्शन करके रिमूव कर देगा, इसलिए उस पर हार्ड वाटर की वो इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, now thus they remain effective in hard water। Detergents are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes। ठीक है, तो हम डिटर्जेंट का जनरली कहाँ पे यूज करते हैं? क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए, और फिर डिटर्जेंट्स शैम्पू बनाने के लिए भी यूज होते हैं। हम जो शैम्पू लेते हैं ना, वो शैम्पू में थोड़ा बहुत डिटर्जेंट भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है, पर डिटर्जेंट भी होता है। इसीलिए तो आपके बाल में से ऑयल, जब आप हेयर ऑयल करते हो, वो रिमूव कैसे होगा? वहां पे अगर डिटर्जेंट नहीं होगा तो रिमूव नहीं हो सकता। आपके बालों में से ऑयल खींच के निकालता कौन है? डिटर्जेंट। इसीलिए शैम्पू में थोड़ा बहुत तो डिटर्जेंट जरूरी है, वरना ऑयल रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, आप कई बार आपने सुना होगा कि माइल्ड शैम्पू, एकदम माइल्ड शैम्पू होते हैं जो आप डेली वॉश यूज करते हो, शायद गर्ल्स ज्यादातर यूज करती होगी डेली वॉश, हेयर वॉश के लिए। जो डेली वॉश के शैम्पू होते हैं ना, वो एकदम माइल्ड होते हैं, उसमें डिटर्जेंट का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, इसीलिए डेली वॉश शैम्पू माइल्ड होते हैं और उससे हेयर ऑयल निकलता नहीं है, बालों में से ऑयल जल्दी से नहीं निकलेगा। आप देखना, डेली वॉश जो होते हैं वो एकदम माइल्ड होते हैं। ठीक है, तो उससे हेयर ऑयल इजीली नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट का पोर्शन बहुत कम होता है, तो जल्दी से उसमें वो हेयर में से ऑयल को रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वो कैसे वर्क करते हैं, मिसेल्स बना के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फिनिश होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये समझा दूंगी कि आपको फॉर्मूला दिए हैं, तो उसके ऊपर से कार्बन कंपाउंड के नाम कैसे लिखेंगे, वो थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला दिया है तो नाम कैसे लिखेंगे, और नाम दिया है तो उसमें से फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो पहले हम समझेंगे, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं।